अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने जज ज़ेबा से, जिनको उन्होंने भरे जलसे में धमकी दी थी और कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जज ज़ेबा की आज वो अदालत में गए हैं। और जज ज़ेबा जो है वो आज लीव पे थी, छुट्टी पे थी, और इनको पता भी था कि वो आज नहीं बैठी हुई, तो ये वहाँ गए हैं और बड़ी धमकी में इस अंदाज में जाके वहाँ पे इन्होंने रीडर से कहा है कि मैडम ज़ेबा से कहना इमरान खान आया था वो माफ़ी मांगने। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि अगर मेरी किसी फिक्रे से उनकी दिलदारी हुई है तो मैं उस पर माफ़ी मांगनी थी, उनसे मैंने माफ़ी मांगने आया था। माफ़ी मांगने मतलब जो मेरी किसी वर्ड से, मेरी किसी फिक्रे से उनकी दिलदारी हुई है ज़ेबा की, मैडम ज़ेबा की, तो मैं इस पे माफ़ी मांगने आया था। इसका मतलब है कि इमरान खान अभी माफ़ी मांगने के मूड में नहीं, लेकिन वो रीडर को कह गया है कि ज़ेबा को बता देना, मैडम ज़ेबा को बता देना, जज साहबा को बता देना। देखिए जज तो जज होता है, मजिस्ट्रेट भी जज ही होता है, बड़ी इज्जत की काबिल होता है। जज साहबा कहना चाहिए था ना, ये मैडम ज़ेबा। तो खान साहब जो है ये पूरे पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज में आवाम है, हमारे जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं, इनको वो अपने बच्चे समझते हैं, आपने ना बेटे बेटियां समझते हैं सबको। जिस तरह वो मतलब बड़े बेतकल्फी से यार एक को ना मैडम मिस तो इस तरह बोल देते हैं, ये मतलब खान साहब की जो बेतकल्फी है ना, इनकी तरबियत का उन पे असर है, जो उन माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की। ये पहले जब जलसों में जाते थे हमेशा कहते हमारी खवातीन, हमारी लेडीज, ये कहते थे पहले, और लोगों ने इतराज किया खान साहब आपकी 70 साल उम्र हो गई है, अब तो थोड़ी शर्म कर लें। अब उन्होंने बहनें कहना शुरू कर दिया, मेरी बहनें। अभी भी माओ नहीं कहते, बेटियों भी नहीं कहते, जबकि उसके मुकाबले में नवाज शरीफ है या जरदारी साहब हैं, तो वो अपने जलसों में बहनें भी कहते हैं, बेटी भी कहते हैं, माओ भी कहते हैं। वो सारे जो इज्जत के रिश्ते हैं ना, वो बाकी लीडर सारे बोलते हैं। खान साहब बस अब बहनों पे आ गए हैं, और बहनों पे शायद इसलिए आए हैं कि अब खवातीन शायद उन्हें वोट भी देती हैं कुछ, जो पहले बड़ी दुश्मन थी। क्योंकि आमतौर पे होता है जो बंदा ज्यादा शादियां करता है, दो दो तीन तीन चार चार, और जिसके फ्लर्ट ज्यादा होते हैं, और जो इलाका की औरतें होती हैं या पूरे माशरे में जो लोग उसको जानती होती हैं खवातीन, वो बंदे को शदीद नफरत से देखती हैं, किसने 3 शादी की, इसने 4 की हैं। इसलिए पहले खवातीन पसंद नहीं करती थी खान साहब को। लेकिन जो उन्होंने मजहब टच डाला ना बीच में आकर, ये जो अमरीकी गुलामी का और ये जो अमरीकी साजिश, अमरीकी गुलामी जो मुझे निकाला है साजिश करके, फिर एब्सोल्युटली नॉट, इससे कुछ बच्चे बच्चियां इंप्रेस हुए हैं। मैं मानता हूं इस बात को, इंप्रेस हुए हैं, इंशाल्लाह जरूर वो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। तो खान साहब ने आज जज ज़ेबा साहबा की अदालत में माफ़ी मांगने की कोशिश की है। जज ज़ेबा साहबा अभी वहाँ नहीं थी, उनके साथ हमेशा की तरह डॉक्टर बाबर अवान, जो शरीर इंसानों के, शैतानों के बादशाह हैं, जो शैतानी करने के मतलब चैंपियन है, डॉक्टर बाबर अवान, और साथ उनके फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी का भाई वकील है ना, जो बड़ी गालियां दे रहा था एक वीडियो में पीछे कचहरी के अंदर, उधर इस्लामाबाद के अंदर, तो वो भी फैसल भी साथ था। लेकिन वो वकील जो जिसने इस केस को लड़ा, और फवाद चौधरी ने उसको कुगू कोड़ा कहा, उसको ऊंट कहा, कुग्गू कोड़ा कहा, ऊंट कहा। हामिद खान आज उनके साथ नहीं था, उसने सारा केस लड़ा था ये। तो हामिद खान साहब उनके साथ नहीं थे, जो फवाद चौधरी, फैसल चौधरी का भाई वहां मौजूद था। और आपको पता है फवाद चौधरी जो हामिद खान साहब की तबीयत साफ की थी, और उसके बाद हामिद खान साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में फवाद चौधरी के बारे में कहा है कि ये स्टैब्लिशमेंट का आदमी है और इमरान खान को इससे बचना चाहिए। ये तो कहता है कि इमरान खान सुबह ही मतलब 1 घंटे के बाद ना अहल हो जाए और ये पार्टी हमारे पास आ गई, इसलिए इमरान खान को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, फवाद चौधरी जैसे लोगों को। मैं पीटीआई को, मैंने पीटीआई बनाई है, मुझे पीटीआई से कौन निकाल सकता है? ये हामिद खान साहब जिनको उन्होंने ऊंट और कुकू कोड़ा कहा है अपने फवाद चौधरी साहब ने, तो ये तो बात उसकी होगी। उसके बाद जनाब माशाल्लाह मुबारक हो, ये शेख रशीद साहब जो हैं, ये जो मिनट के बाद ये अदालतों में एप्लीकेशन लेके जाते हैं, वो गेट नंबर 5, गेट नंबर 6, गेट नंबर 12, 14, 15, सारे गेटों का इनको पता है। और इनका पिंडी में एक फार्म हाउस है, और फार्म हाउस में जो होता है सारी दुनिया को पता है। लाहौर का एक सबसे बड़ा दलाल था जो लड़कियां सप्लाई करता था, वो शेख रशीद साहब ने
जब उसकी शादी हुई है दलाल की तो उसको 5 लाख सलामी दी थी। आप फिर समझ तो गए होंगे कि फार्म हाउस पे क्या होता है और शेख रशीद का जो कारोबार क्या है, ये किस तरह लोगों को इंप्रेस करता है, किस तरह यार हुकूमत के साथ होता है, ये रिटायर्ड जो आर्मी पर्सन होते हैं उनके साथ इसकी इतनी दोस्ती क्यों है, ये सारी ये जो शबाबो शराब की महफिलें करवाता है, ये सारे पिंडी को उधर पता है शेख साहब के बारे में। और शेख साहब की तरीखी चित्रौल हुई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को मतलब भिगो के ना वो छितर लगाए हैं, इस तरह समझे। उन्होंने कहा है कि आइंदा अगर आपकी इस तरह की एप्लीकेशन दोबारा ही हमारा टाइम जाया किया तो तुम्हें भारी जुर्माना करेंगे, दफा हो जाओ, इस तरह उन्होंने कहा है। क्योंकि ये गया था वहां पे जी, कबीना बहुत बड़ी है, तो कबीना के साइज पे ना ये पिटीशन लेके चला गया जी, 72 लोग हैं। वो कहते हैं ये पार्लियामेंट का काम है, हम उसमें क्यों मुदाखलत करें। शेख रशीद की चतरौल हुई है तरीही। और जनाब इसके अलावा जनाब आपको पता है जो इमरान खान की एक दूसरी ऑडियो आ गई है जिससे भी साबित हो रहा है कि ये जालसाजी की गई है, फजिंग की गई है, टेम्परिंग की गई है। जो मरासला कोई आया था जिसमें कुछ एडवाइस की गई थी या कोई धमकी दी गई थी, वो एक मामूल की बात थी, उस पर आप उनसे मतलब उनसे बात हो सकती थी अमेरिकन के साथ। वो हमेशा से आती हैं इस तरह से, हम भी इस तरह करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया भी हमारे साथ करता है। तो उसको उन्होंने टेम्पर करके तो वो साजिश बना दी है। मतलब इससे तो कोई इनकार नहीं करता कि अमेरिका के सफीर ने कुछ कहा है या नहीं कहा, पाकिस्तान को धमकी दी या कि नहीं दी, लेकिन हमें इतराज इस बात पे है जो ये उसको साजिश बनाते हैं कि अमेरिका ने साजिश करके तो तहरीक अदम एतमाद लाई और जो मेरी पार्टी के लोग थे उनको करोड़ों अरबों रुपया उनको दिया, पैसा दिया, और ये इस तरह हुकूमत चेंज हुई, एमकेएम ने पैसा लिया, बाप पार्टी ने पैसा लिया, इसकी मनी ट्रेल खान साहब आपने देनी है। देखिए ये बात जा रही है अब दोबारा आप पे केस दर्ज होने की, एक और नया केस दर्ज होने की, लेकिन आपको क्या शर्म है खान साहब, आप जो मर्जी कर लें, आप 100 कत्ल कर लें, आप मतलब जिसको मर्जी गालियां दे लें, जिसको मर्जी आप धमकियां दे लें, लेकिन उसके बाद आपके पास बड़ा अच्छा हथियार है कि जो आप माफी मांग लेते हैं, फौरन माफी मांग लेते हैं। आज आप जज ज़ेबा साहबा की अदालत में माफी मांगने गए थे, उस दिन आपने हाई कोर्ट से माफी मांगी है, इससे पहले आपने इफ्तिखार चौधरी से माफी मांगी थी, लेकिन हर दफा आप कहते हैं अब मैं नहीं करता, लेकिन आप फिर करते हैं खान साहब आप फिर करते हैं, आप अपने आप को ठीक करें। अब ये देखिए दूसरी ऑडियो आपकी आ गई है, आपके साथ शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, उसके बाद आपके साथ जनाब वो है आजम खान जो करप्ट ब्यूरोक्रेट आपके साथ है, जिसने ये सारी पट्टी आपको पढ़ाई, और वहां आपने पूरा लिखा कि जी हम इसको पूरा तैयार करेंगे साजिश बयानिए को बनाने में, इसको टेम्पर करने में, फिर मैं इस तरह से जलसे में खत लेके आऊंगा, वो जो मिनट्स हैं ये इस तरह लेके जाता था, इस तरह खत लेके ऐसे। अब मैंने चश्मा नहीं लगाया, वरना अभी आपको चश्मा लगा के पूरा उस तरह रोने वाला मुंह बना के बताऊं, लेकिन खान साहब की मतलब अब खैर नहीं है, इन पे केस दर्ज होगा। ये खान साहब मैं समझता हूं कि अब ये समझे कि इनके पास दिन गिने गए हैं। और दूसरा आपको पता है जो बहस टीवी चैनल्स पे हो रही है, मरीम नवाज की जमानत हो गई है, सॉरी बरी हो गई है, जमानत तो पहले की हुई थी, मरीम नवाज बरी हो गई है, कैप्टन सफ्दर बरी हो गया है, नवाज शरीफ भी बरी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ बरी तो हो जाएगा, लेकिन जो उसको टिल लाइफ गलत नाअहल किया गया है अनविड्रॉल्ड रिसीवेबल पे, अदालत ने लिखा हुआ है बीच में कि अनविड्रॉल्ड रिसीवेबल पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हमने नाअहल किया है। अपने बेटे की कंपनी का अकामा था और उस पर डिस्कस भी नहीं हुआ, उस पर आर्गू भी नहीं हुआ वो उसने अकामा क्यों लिया हुआ था। असल में जब नवाज शरीफ जला वतन था तो ये यूके का लॉ है कि 3 महीने आप वहां रह सकते हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट वगैरह भी नहीं था, इस तरह का सीन था। तो फिर आपने अकामा लिया, आप दुबई आते थे, फिर यूके वापस जाते थे इंग्लैंड में। ये जब मुशर्रफ ने इनको जलावतन किया हुआ था तो आपने उससे तो पूछा ही नहीं कि भाई ये अकामा आपने क्यों लिया हुआ था। अकामे पे जो सैलरी लिखी होती है वो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है दुबई की, वो या तो किसी बैंक अकाउंट में आती ना, बैंक अकाउंट में नवाज शरीफ का अकाउंट होता तो बैंक अकाउंट में वो सैलरी आती, तो वो डिक्लेयर ना करता तो ये रिसीवेबल था, ये मतलब अनविड्रॉल्ड रिसीवेबल था, वहां से ले सकता था। लेकिन ये उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है, तो एक फर्जी सैलरी होती है कामे के ऊपर लिखी होती है, तो वो कंपनी एक्सपायर हो चुकी थी, ना उसने वो तनख्वाह लेनी थी ना ली है, तो फिर उसको किस तरह से इन्होंने नाअहल कर दिया। ये माइक्रोस्कोप रख के इन्होंने, ये जजों ने उसको टिल लाइफ, ये साकिब निसार ने बाद में कहा था कि बासठ F1 जो है ये टिल लाइफ है, ये साकिब निसार की ये, और इससे पहले जो जज थे 5, उनमें से मेरे ख्याल में 3-4 तो रिटायर हो गए हैं। आसफ सईद खोसा था और वो था
एक अजमत सईद था, एक एहसन करके नाम था, एक इजाजुल हसन जो ये मॉनिटरिंग जज मौजूद है अभी, ये तो मौजूद है अभी, जो पनामा केस में मॉनिटरिंग जज थे, जो हर मतलब कोई भी बनती है ना, कोई कोई पिटिशनर आता है पीएमएलएन के खिलाफ जो आता है, उस बॉडी का जो हेड बनता है वो यही बनते हैं। इसलिए आपको पता है ये इसहाक डार ने पीछे एप्लीकेशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने वापस ले ली थी, क्योंकि उसी जो बेंच बना था उसको इजाजुल हसन साहब जो है वो लीड कर रहे थे, तो उन्होंने वापस ले ली, वो इलेक्शन कमीशन चले गए। तो ये मतलब, लेकिन नवाज शरीफ पे जो टिल लाइफ बैन लगा हुआ है कि आप पूरी जिंदगी इलेक्शन ही लड़ सकते, सियासत में हिस्सा चलो ले रहे हैं, वो तो मतलब तरीके हैं, लेकिन आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो ये बड़ा जुल्म है। ये अगर बाकी लोगों को, बहुत सारे लोग हैं वो इस कानून के तहत नाअहल होते हैं, लेकिन उनको नाअहल नहीं किया गया, सिर्फ जंगीर तरीन को बैलेंस किया गया है, हालांकि उसको भी गलत इन्होंने नाअहल किया है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए नवाज शरीफ के साथ। इसलिए मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान में इतना इस तरह का कानून ना हो कि पूरी जिंदगी के लिए कोई बंदा इलेक्शन लड़ सके। अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, सैलाब ज़दगान की मदद जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।